नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसानों के मुद्दे की। दरअसल किसानों और सरकार के बीच में जो अब लड़ाई है वो आर पार की नजर आ रही है और किसान सरकार को लिखित जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखी थी। अब किसानों का कहना है कि वो उस चिट्ठी का जवाब जो है लिखित तरीके से देंगे। तो सरकार से मिले नए पत्र का आंदोलनकारी किसानों ने अब लिखित जवाब देने का फैसला किया है। किसान दिवस पर आज किसान सरकार को जवाब सौंपने की तैयारी में हैं। मंगलवार को पंजाब के आंदोलनकारी किसान संगठनों ने घंटों मैराथन मंथन के बाद लिखित जवाब के कई बिंदुओं पर चर्चा की। जवाब का खाका भी तैयार कर लिया। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े देश के अन्य किसान संगठनों से बुधवार को निर्णायक बैठक में अंतिम मंत्रणा होगी। इस बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि सरकार को लिखित जवाब में क्या कुछ कहना है। सरकार को भेजे जाने वाले जवाबी पत्र पर मुहर लगते ही किसान दिवस पर आज आपको बता दें कि किसान दिवस है और आज ही के दिन सरकार को जवाब सौंपा जा सकता है। पंजाब आंदोलनकारी करीब 32 किसान संगठनों की मंगलवार को हुई बैठक में ज्यादातर ने सवाल उठाया कि सरकार के पत्र में कोई नया प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने बातचीत की तारीख भी तय नहीं की है। सरकार की ओर से बातचीत कौन करेगा ये भी साफ नहीं है। ऐसे में अगर बातचीत होती है तो सरकार की ओर से फैसला कौन लेगा, जैसे बिंदुओं पर सवाल उठे। आंदोलनकारी किसान संगठनों की ओर से बातचीत का एजेंडा, नई तारीख, वार्ताकार के अधिकृत नाम आदि सवालों के साथ जवाब भेजकर सरकार के पाले में ही गेंद डालने की रणनीति बनी है। किसान दिवस पर सरकार को लिखित जवाब सौंपा जा सकता है। यह जवाब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ही भेजा जाएगा। दरअसल मंगलवार को केवल पंजाब की जत्थेबंदियों की बैठक हुई। सरकार ने इस पत्र में जिन 40 संगठनों का जिक्र किया है उनमें पंजाब की 30 जत्थेबंदियों के अलावा बाकी यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों की है। ऐसे में कई वजहों से भी 40 किसान संगठन मंगलवार की बैठक में शामिल नहीं हो पाए जिनका सरकार के पत्र में नाम है। राकेश टिकैत यूपी बॉर्डर पर डटे रहे तो भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के बूटा सिंह बुर्जगिल बुराड़ी में आंदोलनकारी किसानों के बीच प्रबंधों को लेकर व्यस्त रहे। इसलिए संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जवाबी पत्र के बिंदुओं पर सहमति आज ही बनेगी। हालांकि ये औपचारिकता भर है क्योंकि अब तक फैसले पर पंजाब के किसान संगठनों का प्रभाव और दबदबा रहा है। किसानों का कहना है कि पहले भी 5 चरणों में बातचीत हो चुकी है और सरकार के वार्ताकार नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल आदि ने पिछली कई वार्ता के दौरान ये कहा है कि वे फैसले की स्थिति में नहीं है और तय करके बताएंगे। ऐसे में वार्ता आगे खिसकती रही। इसलिए वार्ताकार के अधिकृत नाम के साथ साथ बातचीत का एजेंडा और नई तारीख सरकार से ही मांगने की बात उठी है। जवाबी पत्र में फिर से सरकार से ही नए पत्र की अपेक्षा की जा सकती है। हालांकि पंजाब की जत्थेबंदियों तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर कायम है तो किसान संगठन कई ऐसे भी हैं जो बातचीत के पक्ष में हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल समस्या का समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। और अब जब किसान जवाब भेजेंगे सरकार को तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखना भी दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि किसानों ने आंदोलन तेज करने का मन बना लिया है। इसके बाद 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री जब मन की बात कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो उस दौरान भी किसान थाली पीटो कार्यक्रम का उन्हें आयोजन करने की बात कही है। देश की जनता से कहा है कि जब प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम हो रहा होगा तो उस दौरान जो जनता है वो किसानों के समर्थन में थाली बजाए। आपको याद होगा कि जब कोरोना संकट था तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से थाली बजाकर समर्थन की अपील की थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरीके से ही किसान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब आज सरकार के जो जवाब भेजेंगे किसान उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या सहमति बन पाती है, क्योंकि सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है लेकिन फिलहाल बात बनती नजर नहीं आ रही है। आज किसान दिवस है और देश का किसान सड़कों पर है। सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है। कह रहा है कि जो कृषि कानून सरकार ने लागू किए हैं उन्हें वापस लिया जाए। कई दौर की बातचीत के बाद भी समाधान नहीं निकल सका है और सरकार किसानों को मनाने की तमाम कोशिशें कर रही है। किसान दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ
किसानों के साथ बातचीत कर रही है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, किसान दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसान दिवस पर मैं देश के किसानों को शुभकामना देता हूं। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है। कुछ किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे बातचीत कर रही है। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। तो सरकार ये उम्मीद जता रही है कि किसान जल्द ही अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार अभियान भी चला रही है। देश भर में किसान चौपाल के जरिए किसानों को तीनों कृषि कानून के फायदे बताने की कोशिश भी की जा रही है। और अब कोशिश ये हो रही है कि जो किसान हैं वो, अगर उन्हें कुछ आपत्तियां हैं तो वो संशोधन से मान जाएं। लेकिन क्या किसान मानेंगे? क्या किसान पीछे हटेंगे, या फिर सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ेगा? हालांकि इसकी जो उम्मीद है वो कम ही नजर आ रही है। ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो राजनाथ सिंह है उन्होंने ट्वीट करके ये उम्मीद जताई है कि किसान जल्द ही अपना आंदोलन खत्म कर लेंगे। बीजेपी का पोस्टर किसान हरप्रीत सिंह सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ धरने में बैठा हुआ है। आपको बता दें कि किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करके बताया था कि पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से किसान खुश हैं। खास बात यह है कि इस पोस्टर में एक खुशहाल किसान की तस्वीर भी लगाई गई थी। उसका नाम है हरप्रीत सिंह। पंजाब बीजेपी ने जिस हरप्रीत सिंह का पोस्टर बतौर खुशहाल किसान पेश किया, वो सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहा है। हरप्रीत सिंह के पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया में खूब बवाल मचा। इसके बाद पंजाब बीजेपी ने पोस्टर को अपने फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया। हरप्रीत सिंह की माने तो पंजाब बीजेपी ने उनकी 6-7 साल पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल अपने पोस्टर में किया। उनका कहना है कि मुझसे बिना परमिशन लिए बीजेपी ने मेरे फोटो का इस्तेमाल किया है, जबकि मैं सिंघू बॉर्डर पर डटा हूं और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा हूं। हरप्रीत सिंह ने कहा कि कोई भी किसान नए कृषि कानूनों से खुश नहीं है। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार कभी भी सिंघू बॉर्डर पर नहीं आई और ना ही ये जानने की कोशिश की कि क्यों किसान इन कानूनों का विरोध कर रहा है। किसान नए कृषि कानूनों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी ने जिस किसान का पोस्टर जारी किया था, उस किसान को खुशहाल बताया था, वो किसान सिंघू बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है। जिसके बाद पंजाब बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस पोस्टर को भी डिलीट कर दिया है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं और आपको बता दें कि जो नतीजे सामने आए हैं वो बीजेपी को खुश करने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि जो गुपकर दल है वो सबसे बड़ा दल बनकर यहां पर उभरा है। तो जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के नतीजे आ गए हैं। नतीजों में 7 पार्टियों का गुपकर गठबंधन सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है, जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक गुपकर गठबंधन को 101 सीटें मिली हैं। गुपकर 7 पार्टियों का गठबंधन है। इस गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर पीपल्स मूवमेंट शामिल हैं। बीजेपी को 75 सीटों पर यहां पर कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस 25 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर है। तो यहां निर्दलियों ने आश्चर्यजनक रूप से 66 सीटें जीती हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कश्मीर में अपना खाता भी खोला है और 3 सीटों पर जीत हासिल की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये इस केंद्र शासित प्रदेश का पहला चुनाव था। 8 चरणों में हुए जिला विकास परिषद की शुरुआत 28 नवंबर को हुई थी। इस दौरान कुल 280 सीटों पर चुनाव हुआ। 280 सीटों में से जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में 140 सीटें हैं। जम्मू क्षेत्र में उम्मीद के मुताबिक बीजेपी आगे निकली है। पार्टी को 10 में से 6 जिलों में बहुमत मिला है। पार्टी यहां अपना डीडीसी चेयरमैन बनाएगी। ये जिले हैं जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा और रेसाई। कश्मीर घाटी के चुनिंदा नतीजों ने बीजेपी को मुस्कुराने का मौका दे दिया है। मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। ये सीट है श्रीनगर की खोनमुह 2। यहां से बीजेपी के एजाज हुसैन जीते हैं। बांदीपोरा में एजाज अहमद खान ने जीत हासिल की है, जबकि
पुलवामा के काकपोरा से मिन्हा लतीफ को जीत मिली है। तो डीडीसी चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और आपको बता दें कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके चेहरों पर इन चुनाव परिणामों से खुशी झलक रही है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में पहली बार बीजेपी ने खाता खोला है, वहां पर 3 सीटें जीती हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने 75 सीटें जीती हैं। और आपको बता दें कि आतंक को यहां से एक कड़ा संदेश गया है। साफ तौर पर आतंकियों ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी चुनाव में मतदान के लिए बाहर निकलेगा तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन कश्मीर की जनता ने दिखा दिया कि वो आतंक से डरने वाले नहीं है, वो सरकार के साथ में है। आपको बता दें कि डीडीसी चुनाव में 51% के करीब यहां पर वोटिंग हुई थी और अब नतीजे सामने आ गए हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इफ्को की यूरिया यूनिट में अचानक आग लग गई थी। इस हादसे में 2 अफसरों की मौत हुई है जबकि कई कर्मचारी घायल हुए हैं। तो प्रयागराज में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। इफ्को की यूरिया इकाई में अमोनिया गैस रिसाव की खबर सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड का है। दरअसल यहां यूरिया इकाई में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसकी चपेट में आने से 2 अफसरों समेत 14 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को शहर के एक अस्पताल भेजा गया है, जहां असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर अभय नंदन की मौत हो गई है। 12 अन्य को शहर स्थित अस्पतालों में भर्ती किया गया है। शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर जौनपुर गोरखपुर मार्ग पर फूलपुर में स्थित इफ्को में अमोनिया और यूरिया निर्माण की 2 इकाइयां हैं। रोज की तरह यहां मंगलवार को भी काम चल रहा था। रात 10 बजे से रात्रिकालीन शिफ्ट में तैनात कर्मचारी अलग अलग इकाइयों में काम पर लगे हुए थे। 11:30 बजे के करीब यूरिया इकाई में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी निकलकर बाहर की ओर भागने लगे। इस दौरान अन्य तो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन 14 लोग गैस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। इनमें से कई इकाई के भीतर ही बेसुध भी हो गए। सूचना पर कंपनी के अफसरों के साथ ही पुलिस भी आ गई। इसी तरह हताहत लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकालकर शहर के एक अस्पताल ले जाया गया। इनमें से असिस्टेंट मैनेजर यूरिया वीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर ऑफ साइट अभय नंदन कुमार की हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ घंटों बाद दोनों की मौत हो गई, जिससे वहां पर कोहराम मच गया। उधर कंपनी के कई अफसर रात में ही अस्पताल भी पहुंच गए। गैस का रिसाव कैसे हुआ इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है, लेकिन चर्चा रही कि यूरिया उत्पादन इकाई में किसी पंप में लीकेज की वजह से गैस का रिसाव हुआ। फिलहाल कंपनी के अफसरों का कहना है कि गैस रिसाव की असली वजह का पता जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पीआरओ विश्वजीत श्रीवास्तव का कहना है कि हादसे में 2 अफसरों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। इनमें असिस्टेंट मैनेजर यूरिया और डिप्टी मैनेजर ऑफ साइट शामिल हैं। हताहत हुए 12 कर्मचारियों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। तो आपको बता दें कि प्रयागराज से यह खबर सामने आई है, जहां पर इफ्को के यूरिया यूनिट में अचानक आग लग गई। आग लगने की जो असल वजह है उसका पता जो है वो जांच के बाद ही चल पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस हादसे में 2 अफसरों की मौत हुई है, जबकि 12 जो कर्मचारी थे वो हताहत हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं और अब चुनाव में केवल 6 महीने तक का ही वक्त बचा हुआ है। ऐसे में राजनीतिक हिंसा को लेकर के भी लगातार पश्चिम बंगाल में सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि राज्य में चुनावों के दौरान राजनीतिक हिंसा हो सकती है। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसमें मांग की गई है कि राज्य में विपक्षी पार्टी के नेताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनके काफिले पर पथराव किया गया था। इस काफिले में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कार भी शामिल थी। पथराव के चलते विजयवर्गीय चोटिल हो गए थे। इसे लेकर राज्य में काफी सियासी बवाल भी मचा था। बीजेपी ने सीधा आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है।
तो कुल मिलाकर अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जो सियासी घमासान है वो तेज होता हुआ दिख रहा है। और अब जो राजनीतिक हिंसा को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही थी पश्चिम बंगाल से, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर भी पहुंच चुका है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी हमला हुआ था जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जिसको लेकर के लगातार जो बीजेपी है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रही है, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रही है और लगातार ममता बनर्जी की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया था, साफ तौर पर कहा था कि जो बीजेपी है वो आत्महत्या के मामलों को भी राजनीतिक हिंसा का रूप देने की कोशिश कर रही है, मामलों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको बता दें चुनाव आयोग की भूमिका काफी अहम पश्चिम बंगाल चुनाव में होने वाली है, क्योंकि अगर हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के इंतजामातों पर सवाल उठेंगे। और अब उम्मीद तो यही करेंगे कि जब कभी भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे तो उस दौरान सुरक्षा के माकूल इंतजामात देखने को मिलेंगे, साथ ही जो हिंसा की खबरें लगातार पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं उन पर भी ब्रेक लगेगा। चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। लेकिन चुनाव के दौरान कैसा माहौल रहता है, क्या कुछ होता है उस दौरान पश्चिम बंगाल में, उस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी। वायु प्रदूषण के कारण देश की जीडीपी पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा साल 2019 में वायु प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि देश की जीडीपी में गिरावट के लिए वायु प्रदूषण भी जिम्मेदार है। देश और खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण बीमारियों के साथ साथ असमय मौत के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। पिछले साल वायु प्रदूषण के कारण हुई बीमारियों और अकाल मौतों की वजह से देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को करीब 1.4% का नुकसान हुआ है। लांसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण राज्य स्तर पर जीडीपी का सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश को झेलना पड़ा है, जबकि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय में गिरावट दर्ज की गई है। राज्यों की जीडीपी की बात करें तो पिछले साल वायु प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश को हुआ है, उसे जीडीपी का 2.2% नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि बिहार को 2% का। रिपोर्ट में बताया गया है कि वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पर पड़ा है। इसके बाद हरियाणा का नंबर आता है। पिछले साल दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में $62 यानी करीब 4,578 रुपए की गिरावट आई है, जबकि हरियाणा को $53.8 यानी करीब 3,973 रुपए की मार पड़ी है। रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में साल 2019 के दौरान वायु प्रदूषण के कारण 16,07,000 लोगों की मौत हुई है। यह देश में हुई कुल मौतों का 17.8% था। साल 1990 से 2019 के बीच घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रदूषणकारी ईंधन के प्रयोग के कारण होने वाली असमय मौतों में 64.2% की गिरावट आई है। हालांकि बाहरी वातावरण के पार्टिकुलेट मैटर यानी कि प्रदूषक तत्व में 115.3% की बढ़ोतरी हुई है। वाहनों और उद्योग से होने वाले वायु प्रदूषण में 139.2% का इजाफा हुआ है। तो वायु प्रदूषण की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। और आपको बता दें पिछले साल जो मौतें हुई हैं 16,07,000 मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं। पंजाब के पूर्व डीजीपी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली गई है। आपको बता दें कि ये एक बहुत पुराने मामले में अपहरण को लेकर के चार्जशीट दायर की गई है। तो पंजाब के 29 साल पुराने आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या के मामले में मोहाली पुलिस ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी के खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी है। 500 पेज की चार्जशीट में 47 लोगों को गवाह बनाया गया है। सैनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 364, 201, 344, 330, 219 और 120 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में चंडीगढ़ के पूर्व थानेदार इंस्पेक्टर जागीर सिंह और थानेदार कुलदीप सिंह को सरकारी गवाह बनाया गया है। वहीं सैनी को 22 जनवरी को अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है।
पंजाब के पूर्व डीजीपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बता दें कि हत्या और अपहरण के मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सैनी को 22 जनवरी को अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सैनी अभी तक न तो मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने पेश हुए और न ही उन्होंने अदालत में बॉन्ड भरा है। कानूनी माहिरों के मुताबिक चार्जशीट दाखिल होने के बाद कभी भी जमानती बॉन्ड भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 29 साल पुराने आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण के मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली गई है और 22 जनवरी को अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सैनी ने अभी तक मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं और ना ही उन्होंने कानूनी मामलों में भी दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने अभी तक अदालत में बॉन्ड भी नहीं भरा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है और सुमेध सैनी की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर से देश में करीब 24,000 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तो देश में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना के कारण होने वाली मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस बीच एक बार फिर 20,000 के करीब नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के करीब 24,000 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं करीब 27,000 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा चुका है। देश में फिलहाल एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख से कम बनी हुई है। देश में 22 दिसंबर को करीब 6 महीने बाद पहली बार कोरोना वायरस के नए मामले 20,000 से कम दर्ज किए गए थे। हालांकि आज फिर से इनमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 23,950 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,99,066 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के संक्रमित हुए 26,895 और मरीज रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक 96,63,382 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। वहीं देश में कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण 333 मरीजों की जान जा चुकी है। अब तक देश में 1,46,444 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या भी 3 लाख से नीचे आ चुकी है। फिलहाल देश में 2,89,240 एक्टिव कोरोना वायरस के मरीज हैं। वहीं अब तक देश में कोरोना के कई सैंपल जांच किए जा चुके हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है। पिछले 24 घंटों में 10,98,164 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में 19 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 9.1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 6,18,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है जिसके बाद दुनिया भर में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के तमाम देशों ने ब्रिटेन से किनारा कर लिया है। जो फ्लाइट्स हैं उन पर रोक लगा दी गई है। तो ब्रिटेन समेत आधा दर्जन जगहों पर मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने दुनिया भर में दहशत फैला रखी है। इधर ब्रिटेन से भारत आए 10 लोगों के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 4 लोग अहमदाबाद में पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि दिल्ली में 5 लोगों के कोरोना वायरस संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया में दहशत है। भारत समेत 1 दर्जन से अधिक देशों ने ब्रिटेन के साथ हवाई सेवाएं स्थगित कर दी हैं। भारत ने 31 दिसंबर तक ब्रिटेन की सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। इसके साथ साथ ब्रिटेन से आए लोगों का एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट भी किया जा रहा है। इससे बता दें कि इसको लेकर के सरकार की तरफ से एसओपी जारी की गई है। इस बीच दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के साथ साथ देश के कई हवाई अड्डों पर यूके से आए 20 से अधिक यात्री
पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकारों ने बीते 10 दिनों में ब्रिटेन से लौटे यात्रियों की ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनके सैंपल में इस बात की टेस्टिंग हो रही है कि क्या इनमें कोरोना का नया स्ट्रेन है। उधर ब्रिटेन और अन्य जगहों पर नए स्वरूप का कोरोना वायरस पाए जाने के बाद नीति आयोग ने भी ये कहा है कि इससे भारत के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना के इस म्यूटेशन से मामलों की गंभीरता और मृत्यु दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देश में बन रही वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि वैक्सीन की क्षमता पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ब्रिटेन में जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है उसने दुनिया भर में दहशत मचा दी है। एहतियात के तौर पर लगभग सभी देशों ने ब्रिटेन से हवाई सेवाएं स्थगित कर दी हैं और भारत ने भी 31 दिसंबर तक हवाई सेवाओं पर रोक लगा दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।